आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारे सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शोध लेख है। ये लेख इतिहास के एक बेहद चर्चित और कहना चाहिए विवादास्पद समझौते पर नई रोशनी डालता है। 1932 का पूना पैक्ट। ये वो समझौता है जो औपनिवेशिक भारत में दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा है। बिल्कुल। और ये पैक्ट, जैसा आपने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था और इसने तय किया कि जो प्रांतीय विधानसभाएं थीं उनमें दलितों को सीटें कैसे मिलेंगी। इस पर बहस तो बहुत पुरानी है कि क्या इसने वाकई दलित समुदाय को राजनीतिक शक्ति दी या फिर, जैसा कई आलोचक मानते हैं, इसने उन्हें और शक्तिहीन कर दिया। हाँ, और जो आम धारणा है जो अक्सर डॉक्टर अंबेडकर के अपने लेखन और उनके विचारों से निकली है, वो यही है कि पूना पैक्ट के तहत जो व्यवस्था बनी, संयुक्त निर्वाचक मंडल या जॉइंट इलेक्टोरेट्स जिसे कहते हैं, उसने दलितों को असली मतलब प्रभावी प्रतिनिधित्व से वंचित कर दिया। सही। तर्क ये दिया जाता है कि क्योंकि सवर्ण हिंदू वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा थी, तो वो ऐसे दलित उम्मीदवार चुन सकते थे जो दलित हितों के बजाय शायद सवर्ण हितों के प्रति ज्यादा वफादार हों। बिल्कुल। लेकिन ये जो लेख है सुजय विश्वास का, द पूना पैक्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द डिस्क्रिप्टिव एंड सब्सटेंटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ दलित्स इन कॉलोनियल इंडिया, ये इसी धारणा को चुनौती दे रहा है। ये 1936-37 और 1945-46 के प्रांतीय चुनावों के आंकड़ों को देखता है और उस वक्त की कांग्रेस सरकारों के कामकाज का भी विश्लेषण करता है। हाँ। और एक अलग तस्वीर पेश करने की कोशिश करता है ना? हाँ, एक अलग नजरिया देता है। तो आज हमारी इस पड़ताल का मिशन साफ है। इस शोध के आधार पर यह समझना कि पूना पैक्ट जमीन पर असल में कैसे काम कर रहा था। क्या ये वाकई दलितों को शक्तिहीन करने वाला समझौता था या इसमें कुछ ऐसी चीजें थीं, ऐसी व्यवस्थाएं थीं जिन्होंने उनके प्रतिनिधित्व को सिर्फ संख्या में नहीं बल्कि असर के लिहाज से भी, मतलब सब्सटेंटिव रिप्रेजेंटेशन, उसे सुनिश्चित करने में मदद की। चलिए इस जटिल विषय की तहों में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर अंबेडकर के दृष्टिकोण से। वो इस पूरी बहस के केंद्र में है। वो दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स के जबरदस्त पैरोकार थे। हाँ, ये तो हम जानते हैं। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां सिर्फ दलित मतदाता ही दलित प्रतिनिधियों को चुने। उनका मानना था कि दलितों का व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व, जिसे वो पर्सनल रिप्रेजेंटेशन कहते थे, उसे सुनिश्चित करने का यही एकमात्र तरीका है। व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व, इसका ठीक ठीक क्या मतलब था उनके लिए? क्या सिर्फ सीटें आरक्षित होना काफी नहीं था? नहीं, उनके लिए ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात थी। अंबेडकर के लिए प्रतिनिधित्व सिर्फ विचारों या पार्टियों का नहीं था, वो व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मतलब जो प्रतिनिधि है उसे उस समुदाय के व्यक्तित्व, उसकी पहचान, उसके जीवित अनुभव, लिव्ड एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, उसे साझा करना चाहिए जिसका वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। अच्छा। क्योंकि दलितों ने जिस तरह का सामाजिक बहिष्कार, अस्पृश्यता झेली थी, अंबेडकर का मानना था कि केवल एक दलित ही उनके दर्द को, उनकी ज़रूरतों को, उनके नज़रिए को सही मायने में समझ सकता है और व्यक्त कर सकता है। इसे उन्होंने प्रतिनिधि का ज्ञानमीमांसीय मूल्य कहा था, एपिस्टेमिक वैल्यू। मतलब वो अपने समुदाय की सच्चाई को कितनी गहराई से जानता है। और फिर जो संयुक्त निर्वाचक मंडल था जहां सवर्ण हिंदू भी वोट डाल सकते थे दलित उम्मीदवार के लिए, उसमें उनकी सबसे बड़ी चिंता क्या थी? मुख्य चिंता यही थी कि सवर्ण हिंदू जो कि बहुमत में थे, वो ऐसे दलित उम्मीदवार को चुन लेंगे जो उनके प्रति नरम हो, हाँ में हाँ मिलाने वाला हो, वो उम्मीदवार नहीं जो दलित हितों के लिए मजबूती से आवाज उठाए। उन्होंने इसे दलितों के राजनीतिक अधिकारों का हनन माना। और ये चिंता सिर्फ अंबेडकर की नहीं थी, है ना? बाद में कई विद्वानों ने भी। बिल्कुल, लेख में जिक्र भी है। सुखदेव थोरात, डेविड हार्डी मैन, अरुंधति रॉय, क्रिस्टोफ जेफर लॉट, कई लोगों ने इसी तरह की आलोचनाएं दोहराई हैं। लेकिन यहीं पर बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। पूना पैक्ट में सिर्फ ये संयुक्त निर्वाचक मंडली तो नहीं था, उसमें कुछ और पहलू भी थे। बिल्कुल, जिनका जिक्र अक्सर कम होता है। बिल्कुल सही। और यहीं ये लेख एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाता है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। पैक्ट में असल में 3 मुख्य व्यवस्थाएं थीं, सिर्फ एक नहीं। पहला तो आरक्षित सीटें, रिजर्व्ड सीट्स। दलितों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गईं। बाद में उड़ीसा अलग प्रांत बना तो 151 हो गई। और ये कम्युनल अवार्ड की 78 सीटों से काफी ज्यादा थी। हाँ, दुगनी से भी ज्यादा, जिसके खिलाफ गांधी जी ने वो अनशन किया था। और इन सीटों पर सिर्फ दलित उम्मीदवार खड़े हो सकते थे। दूसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्राथमिक चुनाव, प्राइमरी इलेक्शंस।
मतलब अंतिम चुनाव से पहले हर आरक्षित सीट के लिए सिर्फ दलित मतदाता 4 उम्मीदवारों का एक पैनल चुनते थे। अच्छा, ये तो एक तरह से पृथक निर्वाचन का ही तत्व हो गया। हाँ, बिल्कुल। इसका मकसद यही था कि अंतिम चुनाव में जो भी दलित उम्मीदवार खड़े हों, उन्हें पहले दलित समुदाय का भरोसा हासिल हो। और तीसरा था संचयी मतदान, क्यूमुलेटिव वोटिंग। अंतिम चुनाव में जहां दलित और सवर्ण हिंदू दोनों वोट डालते थे, हर वोटर के पास उतने ही वोट होते थे जितनी सीटें उस चुनाव क्षेत्र में होती थी, और वो चाहे तो अपने सारे वोट एक ही उम्मीदवार को दे सकते थे या उन्हें अलग अलग उम्मीदवारों में बांट सकते थे। अच्छा, तो ये 3 चीजें थीं। तो लेख का तर्क ये है कि इन तीनों ने मिलकर अंबेडकर की जो चिंताएं थीं उन्हें काफी हद तक कम कर दिया था। चलिए 1936-37 के चुनावों के नतीजों पर नजर डालते हैं जो लेख में दिए गए हैं। वो क्या बताते हैं? हाँ, नतीजे वाकई दिलचस्प हैं और जो आम धारणा है उस पर सवाल खड़े करते हैं। पहली बात तो ये कि 151 आरक्षित सीटों में से सिर्फ 31 पर ही प्राथमिक चुनाव कराने की नौबत आई। सिर्फ 31 पर? हाँ, बाकी 120 सीटों पर या तो 4 से कम उम्मीदवार थे या फिर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। इसका सीधा मतलब यह है कि अंबेडकर की जो मुख्य चिंता थी कि सवर्ण हिंदू उन दलित उम्मीदवारों को चुन लेंगे जिन्हें दलितों ने प्राइमरी में नकार दिया है, वो चिंता ज्यादातर सीटों पर तो लागू ही नहीं हुई। ये तो बड़ी बात है। इन्हें दिखाई उन्होंने वो संचयी मतदान प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए अक्सर अपने सारे वोट अपने समुदाय के सवर्ण हिंदू उम्मीदवारों को ही दे दिए। 1 मिनट, सवर्ण वोटरों ने दलित उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया, लेकिन फिर वो आरक्षित सीटों पर दलित उम्मीदवार जीते कैसे? क्या इसके आंकड़े हैं? बिल्कुल हैं। लेख इस पर काफी विस्तार से आंकड़े देता है। उसका सार यह है कि कुल मिलाकर 110 सफल दलित उम्मीदवार ऐसे थे जिन्हें एक भी सवर्ण हिंदू वोट नहीं मिला। एक भी नहीं? 110 उम्मीदवार? हाँ, एक भी नहीं। बंगाल में 28, मद्रास में 18, मध्य प्रांत में 16 और बाकी प्रांतों में भी ऐसे कई उम्मीदवार थे। ये पूरी तरह से सिर्फ दलित वोटों के दम पर जीते। 110 उम्मीदवार सिर्फ दलित वोटों से जीते, संयुक्त निर्वाचक मंडल के बावजूद। ये तो पूना पैक्ट की पूरी बहस को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। ये तो व्यावहारिक रूप से उन सीटों पर पृथक निर्वाचक मंडल जैसा ही हो गया फिर। काफी हद तक। और मजे की बात यह है कि लेख अंबेडकर के ही एक पुराने विश्लेषण का हवाला देता है। वो उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं के संदर्भ में दिया था, लेकिन बात वही थी। अंबेडकर ने खुद माना था कि आम चुनाव में जो बहुसंख्यक समुदाय के वोटर हैं वो मुख्य रूप से अपने समुदाय के उम्मीदवारों को ही वोट देंगे, तो इससे अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के प्रभावित करने के लिए उनके पास वोट कम बचेंगे। अच्छा। और ऊपर से वो जो संचयी मतदान था उसने दलित वोटरों को ये ताकत दी कि वे अपने वोट अपने पसंदीदा दलित उम्मीदवार पर कंसंट्रेट कर सकें, मतलब केंद्रित कर सकें। ठीक है। खासकर बॉम्बे जैसे बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में। इसी रणनीति से अंबेडकर की अपनी पार्टी इंडिपेंडेंट लिबर पार्टी ने बॉम्बे में 15 में से 10 आरक्षित सीटें जीती थी। तो 1936-37 में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा इन आरक्षित सीटों पर? क्योंकि अंबेडकर तो कांग्रेस की जीत को लेकर हमेशा शक करते थे। उनका मानना था कि कांग्रेस के दलित उम्मीदवार सवर्ण वोटों के सहारे जीतते हैं। देखिए, कांग्रेस ने 151 में से 78 सीटें जीती। बहुमत तो था, लेकिन कोई ऐसी एक तरफा जीत नहीं थी। गैर कांग्रेसी दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने मिलकर 73 सीटें जीती। हाँ, अंबेडकर ने तर्क दिया कि कांग्रेस की जीत सवर्ण वोटों से हुई और ये असली दलित प्रतिनिधि नहीं है। लेकिन लेख का काउंटर आर्ग्यूमेंट, उसका प्रतितर्क 2 बातों पर है। एक तो जैसा हमने देखा, कम से कम 110 विजेता जिनमें कांग्रेसी भी थे वो सिर्फ दलित वोटों से जीते। हाँ। और दूसरी बात, कांग्रेस ने उन समुदायों के लिए आरक्षित सीटें भी जीती जहां पृथक निर्वाचक मंडल था, जैसे मुसलमान, सिख, भारतीय ईसाई। तो ये कहना कि कांग्रेस सिर्फ संयुक्त निर्वाचक मंडल की वजह से दलित सीटें जीत रही थी, शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। समझ गए। तो 1936-37 के नतीजे तो अंबेडकर की चिंताओं पर कुछ हद तक सवाल उठाते लगते हैं। क्या ये तस्वीर अगले बड़े चुनावों में यानी 1945-46 में भी वैसी ही रही या वहां कुछ बदला? कुछ चीजें वैसी ही रहीं, कुछ बदली भी। इस बार भी 151 में से 108 सीटों पर प्राथमिक चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ी। 45 निर्विरोध, 63 में 4 से कम उम्मीदवार थे। तो फिर से अंबेडकर की जो मुख्य चिंता का आधार था वो ज्यादातर सीटों पर मौजूद ही नहीं था। अच्छा। हाँ, लेकिन जिन 43 सीटों पर प्राथमिक चुनाव हुए वहां तस्वीर थोड़ी अलग थी, मिलीजुली थी। कांग्रेस को लगभग 29% दलित वोट मिले प्राइमरी में। अंबेडकर की नई पार्टी थी अब ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन SCF, उसे 26% मिले और बाकी 44% वोट निर्दलीय और दूसरे छोटे दलों को गए। ठीक है।
अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बिंदु आता है जो अंबेडकर के दावे से जुड़ा है। उनका दावा था कि 1945-46 में जिन उम्मीदवारों ने प्राथमिक चुनाव जीता, यानी जो दलितों के पसंदीदा थे, वो अंतिम चुनाव हार गए क्योंकि सवर्ण हिंदुओं ने जानबूझकर कम लोकप्रिय दलित उम्मीदवारों को वोट देकर उन्हें जितवा दिया। और लेख इस दावे की पड़ताल कैसे करता है कि अंबेडकर का ये दावा सही साबित होता है आंकड़ों में? लेख के अनुसार पूरी तरह नहीं। उन 43 सीटों का जब विश्लेषण किया गया तो पता चला कि 25 सीटों पर, यानी बहुमत सीटों पर, 43 में से 25, प्राथमिक चुनाव में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार ही अंतिम चुनाव में भी जीते। अच्छा, यानी 25 सीटों पर दलितों की पसंद और सवर्णों की पसंद या कम से कम वोटिंग पैटर्न एक ही रहा। हाँ, कह सकते हैं। इसका मतलब है कि इन 25 मामलों में सवर्ण वोटरों में भी उसी उम्मीदवार का समर्थन किया जिसे दलित वोटरों ने सबसे ज्यादा पसंद किया था। हाँ, ये सच है कि बाकी 18 सीटों पर दूसरे, तीसरे या चौथे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार जीते। ये शायद अंबेडकर की चिंता को कुछ हद तक सही साबित करता है, लेकिन बहुमत सीटों यानी कि 2543 पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन चुनाव के जो अंतिम नतीजे थे उसमें तो कांग्रेस की जबरदस्त जीत हुई थी। अंबेडकर की पार्टी का प्रदर्शन तो बहुत ही खराब रहा था। हाँ, वो बिल्कुल सही है। कांग्रेस ने अभूतपूर्व जीत हासिल की। 151 में से 142 आरक्षित सीटें जीती। अंबेडकर की एससीएफ को सिर्फ 2 सीटें मिली और अंबेडकर ने इस हार के लिए सीधे तौर पर पूना पैक्ट को ही जिम्मेदार ठहराया। लेकिन लेख का तर्क फिर वही है कि अगर हम चुनावी प्रक्रिया के अंदरूनी आंकड़ों को देखें, जैसे कि ज्यादातर सीटों पर प्राइमरी चुनाव हुए ही नहीं या ज्यादातर प्राइमरी विजेताओं ने ही अंतिम चुनाव जीता, तो ये कहना मुश्किल है कि पैक्ट ने दलितों को मताधिकार से ही वंचित कर दिया है। हाँ, इसने अंबेडकर की पार्टी को सफलता नहीं दिलाई, ये सच है, लेकिन दलित उम्मीदवारों का चुना जाना यानी डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन वो तो सुनिश्चित हुआ। ठीक है, तो ये बात हुई वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व की, यानी दलितों का विधायक या प्रतिनिधि के तौर पर चुना जाना। लेख का तर्क है कि पूना पैक्ट इसमें काफी हद तक सफल रहा, पर असली सवाल तो ये है, और शायद ज्यादा बड़ा सवाल है, कि क्या चुने जाने के बाद खासकर कांग्रेस के टिकट पर जो दलित विधायक चुने गए, क्या वो वास्तव में दलितों के हितों के लिए काम कर पाए? यानी वास्तविक या सारभूत प्रतिनिधित्व, सब्सटैंटिव रिप्रेजेंटेशन, उसका क्या हुआ? आलोचना तो यही थी कि वो पार्टी लाइन से बंधे रहेंगे। यहीं पर लेख एक और दिलचस्प और शायद थोड़ा विवादास्पद तर्क पेश करता है। उसका मानना है कि कांग्रेस के साथ जुड़ाव दलितों के वास्तविक प्रतिनिधित्व के लिए नुकसानदायक नहीं बल्कि फायदेमंद साबित हुआ। फायदेमंद कैसे? इसके पीछे वो कई कारण गिनाता है। अच्छा। पहला, कांग्रेस की बदलती विचारधारा। लेख कहता है कि हाँ, शुरुआती दौर में कांग्रेस सामाजिक सुधारों से कतराती थी, लेकिन 1917 के बाद और खासकर 1920 में गांधी जी के प्रभाव में आने के बाद अस्पृश्यता निवारण कांग्रेस के एजेंडे का एक अहम हिस्सा बन गया। गांधी जी ने इसमें एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक, क्रिटिकल एक्टर की भूमिका निभाई। दूसरा, कांग्रेस ने सिर्फ राजनीतिक आंदोलन नहीं किए, उसने जमीनी स्तर पर रचनात्मक कार्य पर भी जोर दिया, जैसे खादी बनाना, आश्रम चलाना, दलित बस्तियों में काम करना। और तीसरा, हरिजन सेवक संघ HSS, ये 1932 में पूना पैक्ट के बाद गांधी जी के अनशन के बाद बना था। ये एक शक्तिशाली और काफी हद तक स्वतंत्र संगठन के रूप में उभरा। इसने नागरिक अधिकारों, मंदिर प्रवेश, शिक्षा, सामाजिक समानता के लिए जमीनी स्तर पर बहुत काम किया। और बाद में जब कांग्रेस की सरकारें बनी तो HSS ने उनकी क्षमता बढ़ाने में भी मदद की और इसमें दलित सदस्यों को भी शामिल करने का प्रावधान था। तो जब कांग्रेस ने प्रांतों में सरकारें बनाई 1937 से 39 और फिर 1946-47 में, तो क्या उन्होंने इन बातों को अमल में लाया? क्या दलितों के लिए जमीन पर कुछ ठोस काम हुआ? लेख क्या कहता है इस बारे में? लेख के अनुसार हाँ, कांग्रेस मंत्रालयों ने दलित हितों को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इन्हें हम कुछ श्रेणियों में देख सकते हैं। पहला तो नीतिगत घोषणाएं और प्रतिनिधित्व। सरकारों ने अस्पृश्यता के खिलाफ साफ तौर पर स्टैंड लिया। दलित नेताओं को मंत्री बनाया गया, संसदीय सचिव जैसे पद दिए गए, जैसे असम, बिहार, मद्रास, संयुक्त प्रांत में। ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था, इसका नीति निर्माण पर भी असर पड़ा। जैसे संयुक्त प्रांत में दलित शिक्षा सचिव थे करण सिंह केन, उनके काम का जिक्र है। अच्छा। दूसरा, लेख ये भी कहता है कि सी राजगोपालाचारी मद्रास में, बीजी खेर बॉम्बे में जैसे कुछ प्रमुख सवर्ण कांग्रेसी नेताओं ने भी दलित हितों को आगे बढ़ाने में सकारात्मक भूमिका निभाई। तीसरा, और ये शायद सबसे ठोस क्षेत्र था, कानून निर्माण। इसमें 2 तरह के कानून अहम थे। एक तो नागरिक अधिकारों से जुड़े, भेदभाव खत्म करने के लिए कानून बने,
जैसे मद्रास का 1938 का रिमूवल ऑफ सिविल डिसेबिलिटीज एक्ट। इसने सार्वजनिक जगहों, सड़कें, कुएं, ट्रांसपोर्ट, दुकानें, होटल वगैरह पर दलितों के साथ भेदभाव को दंडनीय अपराध बनाया। ऐसे ही कानून फिर दूसरे कांग्रेसी प्रांतों में भी बने। और मंदिर प्रवेश के बारे में, वो तो बहुत बड़ा मुद्दा था। हाँ, मंदिर प्रवेश पर भी काम हुआ, लेकिन 2 चरणों में। पहले 1938 के आसपास ऐसे कानून आए जो अनुमति देते थे, मतलब मंदिर के ट्रस्टी चाहें तो दलितों को प्रवेश दे सकते थे, अगर स्थानीय सवर्ण उपासक विरोध ना करें। लेकिन बाद में 1946 के बाद ज्यादा सख्त अनिवार्य कानून बने, जिन्होंने दलितों के लिए मंदिर प्रवेश को कानूनी अधिकार बना दिया। और लेख इस बात पर जोर देता है कि इन कानूनों को कांग्रेस के दलित विधायकों का पूरा समर्थन हासिल था। ठीक है, कानून के अलावा और क्या? शिक्षा, रोजगार? अब शिक्षा और रोजगार पर जोर भी एक प्रमुख प्राथमिकता थी। दलित कल्याण के लिए विशेष विभाग बनाए गए, अधिकारी नियुक्त हुए। शिक्षा के लिए अलग से बजट रखा गया, स्कॉलरशिप्स दी गईं, फीस माफी हुई, मुफ्त किताबें बांटी गईं। कोशिश ये हुई कि दलित बच्चों को आम स्कूलों में लाया जाए और जो अलग स्कूल थे उन्हें हतोत्साहित किया जाए। और सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी लागू किया गया, जैसे मद्रास में 12 में 1 पद, बॉम्बे में 10%। भर्ती के नियमों में भी छूट दी गई, आयु सीमा, योग्यता वगैरह में। पुलिस जैसी नौकरियों में जो पाबंदियां थी उन्हें हटाया गया। तो अगर हम सार निकालें तो लेख का निष्कर्ष ये निकलता है कि पूना पैक्ट, जिसके बारे में आमतौर पर ये माना जाता है कि वो दलितों के लिए विफल रहा, असल में अगर हम चुनावी आंकड़ों और कांग्रेस सरकारों के कामकाज का विश्लेषण करें तो वो दलितों के दोनों तरह के प्रतिनिधित्व के लिए, वर्णात्मक यानी चुने जाने के लिए और वास्तविक यानी उनके हितों में काम होने के लिए काफी प्रभावी साबित हुआ। ये तो जो स्थापित समझ है उसको सीधी चुनौती है। लेख का मुख्य तर्क यही है। उसका मानना है कि पैक्ट की जो अंदरूनी व्यवस्थाएं थीं, आरक्षित सीटें, प्राथमिक चुनाव, संचयी मतदान, उन्होंने दलितों का चुना जाना सुनिश्चित किया। और कांग्रेस की अपनी जो संगठनात्मक और वैचारिक पृष्ठभूमि थी, गांधी और एचएसएस जैसे कारकों के साथ मिलकर उसने कांग्रेस सरकारों द्वारा किए गए कामों के जरिए उनके वास्तविक हितों को भी साधा। और दिलचस्प बात यह है कि लेख अपनी बात खत्म करते हुए अंबेडकर के ही एक कथन का हवाला देता है, जिसमें अंबेडकर ने कहीं ये माना था कि संयुक्त निर्वाचक मंडल में अल्पसंख्यक समुदाय को कभी-कभी पृथक निर्वाचक मंडल से ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि बहुमत समुदाय के उम्मीदवारों को भी अल्पसंख्यक वोटों की जरूरत पड़ती है, जिससे वो उनके हितों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बन सकते हैं। तो ये विश्लेषण हमें पूना पैक्ट और दलित प्रतिनिधित्व के इतिहास को एक अलग, शायद ज्यादा जटिल नजरिए से देखने को कहता है। ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत अक्सर जो सैद्धांतिक बहसें होती हैं या जो बनी बनाई धारणाएं होती हैं, उनसे अलग हो सकती है। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं का असर कभी भी सीधा और सरल नहीं होता। चुनावी नियम कैसे काम करते हैं, पार्टियों की अपनी क्या मजबूरियां और प्राथमिकताएं होती हैं, सामाजिक आंदोलन कैसे दबाव बनाते हैं, ये सब चीजें मिलकर नतीजों को प्रभावित करती हैं। और जो प्रतिनिधित्व के औपचारिक उपाय होते हैं, जैसे सीटें आरक्षित करना, और जो वास्तविक सामाजिक आर्थिक बदलाव लाना होता है, उनके बीच का रिश्ता हमेशा सीधा नहीं होता। और ये हमें अंत में एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर का जो अंतिम लक्ष्य था वो सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं था, बल्कि समाज का पुनः समाजीकरण था, रीसोशलाइजेशन जिसे कहते हैं, जहां जाति की दीवारें पूरी तरह टूट जाएं और सच्ची समानता स्थापित हो। तो क्या राजनीतिक प्रतिनिधित्व के ये तरीके, चाहे वो इस लेख के अनुसार कितने भी प्रभावी क्यों न रहे हों, क्या वो उस बड़े और गहरे लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने आप में पर्याप्त थे या है? निश्चित रूप से ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही महत्वपूर्ण है। क्या केवल कानून, सरकारी नीतियां या चुनावी व्यवस्थाएं समाज में जो गहरे बैठे हुए पूर्वाग्रह हैं, जो असमानताएं हैं, उनको जड़ से मिटा सकती हैं? प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय के बीच का ये जो जटिल रिश्ता है, ये हमेशा बहस और विचार का विषय रहेगा।